डॉक्टर यस, आज अपन पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए, तो इसको ध्यान से समझना तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में लॉन्ग क्वेश्चन आता है कार्डियक साइकिल में। अब कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है? एक कार्डियक साइकिल का मतलब होता है 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल। एक कार्डियक साइकिल का मतलब होता है 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल। 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल इज इक्वल टू 1 कार्डियक साइकिल। अब सिस्टोल का मतलब क्या होता है? सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन। तो एक कार्डियक साइकिल में हार्ट क्या करता है? एक बार क्या करता है? सिस्टोल करता है, और एक बार क्या करता है? डायस्टोल करता है। मतलब एक कार्डियक साइकिल में हार्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा। अब हार्ट के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, एट्रिया, वेंट्रिकल। अब वो क्या होते हैं? राइट और लेफ्ट होते हैं, तो 2 तो राइट में हो जाएंगे और 2 लेफ्ट में हो जाएंगे। तो अलग अलग पार्ट अलग अलग टाइम पे क्या करेगा? सिस्टोल करेगा और डायस्टोल करेगा। अब क्या कहते हैं? एट्रियल सिस्टोल को क्या कहते हैं? 0.1 सेकंड का होता है क्या एट्रियल सिस्टोल, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितनी देर का होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकंड का। अब बाकी क्या बचा? मैंने कितना बताया? 0.8 सेकंड की होती है। तो जब एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड का है? 0.8 सेकंड का। तो एट्रियल डायस्टोल कितना होगा? माइनस कर दो, कितना? 0.7 सेकंड का। और फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना होगा? 0.5 सेकंड का। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है? एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का है और एट्रियल डायस्टोल कितना है? 0.7 सेकंड का। तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम एट्रिया किसमें रहता है? रिलैक्सेशन फेज में रहता है, यानी कि डायस्टोलिक फेज में रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या? एट्रिया। और वेंट्रिकल भी मोस्ट ऑफ द टाइम किसमें रहेंगे? डायस्टोली में रहेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों किसमें रहेंगे? डायस्टोलिक फेज में रहेंगे, मतलब दोनों रिलैक्स रहेंगे। एक ऐसा टाइम भी आएगा पूरी कार्डियक साइकिल में। वो टाइम कितनी देर के लिए आता है? जब दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल क्या रहेंगे? रिलैक्सेशन फेज में रहेंगे। वो टाइम कितनी देर का होता है? 0.4 सेकंड का होता है। अब ये गोला बना हुआ रहता है। अभी किताबों में, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की किताबों में, जैसे एकेजन किताब हो गया, जो भी आप किताब पढ़ते हो, गाइटन, उसमें गोला बना हुआ रहता है। उसका मतलब क्या होता है? अब ये गोला बना हुआ है कितना? 0.1, 0.2, 0.3, यहाँ पे क्या आएगा? 0.4 आएगा, यहाँ 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8। ये 0.8 तक क्या शो कर रहा है? सेकंड शो कर रहा है, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल वो शो कर रहा है। अब मैंने क्या बताया था? एट्रियल सिस्टोली होता है 0.1 सेकंड का, तो ये किसको डिनोट कर रहा है? एट्रियल सिस्टोली को। और वेंट्रिकुलर सिस्टोली कितनी देर का बताया था मैंने? 0.3 सेकंड का। तो 1, 2, 3 ये किसको शो कर रहा है? वेंट्रिकुलर सिस्टोली को। अब ये बार का हिस्सा किसको डिनोट करता है? बार का ये गोला ये करता है वेंट्रिकल को, और ये अंदर वाला गोला किसको डिनोट कर रहा है? एट्रिया को। तो अब इससे क्या पता लग रहा है कि बार वाले गोले में मैंने कितनी देर के लिए बताया था? वेंट्रिकुलर डायस्टोली बताया था मैंने 0.5 सेकंड के लिए। तो देखो डिब्बे गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5। तो 0.5 सेकंड बताया तो 5 हो गए। अब अंदर वाला गोला किसको डिनोट कर रहा है? ये वाला गोला कर रहा है एट्रिया को। तो एट्रिया सिस्टोली होता है 0.1 सेकंड का, और बाकी के बचे गोले किसको डिनोट कर रहे हैं? एट्रियल डायस्टोली को शो कर रहे हैं, जो होता है 0.7 सेकंड का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। समझ में आ गया? तो ये गोला ऐसे समझा जाता है, इसका मतलब ये है। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं एक कार्डियक साइकिल के अलग अलग फेजेस होते हैं। एक कार्डियक साइकिल में 7 फेज होते हैं, जो अपनी किताबों में समझाया हुआ होता है, लेकिन अपनों को समझ में नहीं आता। तो उन अलग अलग फेजों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक बार क्या करते हैं, अपन समरी देख लेते हैं उन फेजों की, कितने फेज होते हैं उनकी एक बार पूरी समरी देख लेते हैं, और फिर बाद में हर फेज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो उन फेजेस की समरी है। सबसे पहले क्या होता है? कार्डियक साइकिल में एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है। सबसे पहले क्या हुआ? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। फिर एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा? एट्रिया का क्या होगा? डायस्टोली होगा। किसका डायस्टोली होगा? एट्रिया का डायस्टोली। और उसको क्या बोलते हैं? आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब एट्रिया डायस्टोली को आप काट सकते हो, इसको क्या बोलना चाहिए अपन को? आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल डायस्टोली को काट दो। मैंने एट्रियल डायस्टोली इसलिए लिखा है क्योंकि आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज होती है एक, जो किसके बाद होती है?
जस्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद होती है। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट फेज है, फिर उसके बाद सेकंड फेज है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब मैंने एट्रियल डायस्टोली इसलिए लिखा था क्योंकि इस फेज से क्या स्टार्ट हो जाता है, एट्रियल डायस्टोली स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, इसलिए मैंने यहाँ पे एट्रियल डायस्टोली लिख दिया। क्योंकि एट्रियल सिस्टोली अभी मैंने बताया था वो कितने सेकंड का रहता है, केवल 0.1 सेकंड का रहता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था एट्रियल डायस्टोली लिख के कि अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा, एट्रियल डायस्टोली स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अब पूरे टाइम क्या रहेगा, एट्रियल रिलैक्स फेज में रहेगा। हर फेज में क्या रहेगा, एट्रियल रिलैक्स फेज में रहेगा। इसमें और इसमें सब में एट्रिया क्या रहेगा, रिलैक्स फेज में रहेगा। केवल 0.1 सेकंड के लिए एट्रिया क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट फेज हो गई किसकी, कार्डियक साइकिल की। उसके बाद सेकंड फेज कौन सी, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद थर्ड फेज होती है रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज, और उसके बाद होती है चौथी फेज स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। उसके बाद पांचवी फेज आती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। उसके बाद आती है रैपिड वेंट्रिकुलर पैसिव फिलिंग। पैसिव का मतलब होता है इसके अंदर कोई एनर्जी का यूज नहीं हो रहा। एनर्जी का यूज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर जो फीलिंग होती है विदाउट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की होती है। समझ में आगे समझाऊंगा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है और वो कैसे फिल करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रैपिड वेंट्रिकुलर पैसिव फिलिंग का मतलब है इसमें एट्रिया कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, डायरेक्ट ब्लड फिल हो रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर। और ये क्या है, स्लो वेंट्रिकुलर पैसिव फिलिंग। ये कौन सी फेज हो गई, ये 7th फेज हो गई। तो कितनी फेज बताई मैंने, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप एग्जाम में पहले ये बना के लिख दोगे तो उससे क्या है, एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि बच्चों को कम से कम इतना तो बताइए कितनी स्टेज होती है कार्डियक साइकिल की। तो कम से कम डायरेक्ट ये तो याद कर लो पहले एक बार समरी, फिर बाद में इनकी डिटेल में पढ़ेंगे एक एक फेज के बारे में। अब अपन डिटेल में पढ़ते हैं हर फेज के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। मैंने क्या बताया था, कार्डियक साइकिल की फर्स्ट फेज क्या है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, एट्रिया क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो फर्स्ट फेज क्या हो गया, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, या इसको क्या कह सकते हो, एट्रियल सिस्टोली भी बोल सकते हो। अब फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है, एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी वजह से ब्लड क्या होगा, पुश होगा आगे की साइड, और पुश होकर ब्लड कहाँ चल जाएगा, पुश होकर ब्लड चल जाएगा किसमें, वेंट्रिकल्स के अंदर। एक बार इसको आप समझ लो लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसको लेफ्ट एट्रियम समझ लो ऊपर वाले को, और इसको समझ लो लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट की बात क्यों कर रहा हूँ, जो चीजें लेफ्ट में हो रही है वो सेम चीजें कहाँ होगी, राइट साइड में होगी। तो अपन केवल एक साइड का हिस्सा पढ़ के दूसरी साइड के हिस्से को वैसा ही समझ सकते हैं। तो केवल अपन एक साइड का हिस्सा समझेंगे। तो क्या हो रहा है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड जो एट्रिया के अंदर है वो किसमें आ रहा है, वेंट्रिकल्स के अंदर आ रहा है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा एट्रिया, जब ये एट्रिया पंप करेगा, स्क्वीज करेगा, तो ब्लड कहाँ चल जाएगा, यहाँ से निकल के ब्लड चल जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर। क्योंकि एट्रिया क्या लगा रहा है, धक्का लगा रहा है कॉन्ट्रैक्ट करके। इसको क्या बोलते हैं, एट्रियल किक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रियल किक। एट्रियल किक मतलब एट्रिया लात मार के ब्लड को किसमें भेज रहा है, वेंट्रिकल्स के अंदर। कैसे भेजा है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, स्क्वीज कर रहा है, स्क्वीज करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर। अब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से ओनली 20% फिलिंग होती है वेंट्रिकल्स की। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से ओनली 20% फिलिंग होती है किसकी, वेंट्रिकल्स की। बाकी 80% फिलिंग इज ऑलरेडी डन बाय पैसिव फिलिंग। ये जो मैंने अलग से काला कलर का ब्लड बना रखा है, ब्लड काला नहीं होता लेकिन मैंने अलग अलग बताने के लिए बना रखा है कि जो 80% फिलिंग है काले से बना रखी है मैंने, वो क्या हो रही है, ऑलरेडी फिल हो रखा है वेंट्रिकल। मतलब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके जो ब्लड भर रहा है 20%, उससे पहले 80% वेंट्रिकल्स की फिलिंग पहले ही हो रखी है। वो कब हो रखी है, वो रखी है पैसिव फिलिंग। जो मैंने फेज बताई थी, कौन सी फेज बताई थी, रैपिड पैसिव फिलिंग फेज बताई थी, रैपिड वेंट्रिकुलर पैसिव फिलिंग फेज और स्लो वेंट्रिकुलर पैसिव फिलिंग फेज। दो फेज के अंदर जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है वो 80% ब्लड तभी आ जाता है। तो पैसिव का मतलब क्या होता है, विदाउट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के 80% ब्लड पहले ही पड़ा हुआ रहता है किसके अंदर, वेंट्रिकल्स में। एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन से तो ओनली 20% ब्लड ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मान लो पेशेंट को कोई बीमारी हो जाए एट्रिया की, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाए। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, पेशेंट क्या होता है, एट्रिया ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता पेशेंट का। तो एट्रिया ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो पेशेंट का एट्रिया क्या नहीं कर पाएगा, किक नहीं कर पाएगा। किक मतलब
जो ब्लड पड़ा है एट्रिया के अंदर 20% ब्लड जो पड़ा है उसको वेंट्रिकल्स में नहीं पहुंचा पाएगा, 20% ब्लड को वेंट्रिकल्स में नहीं पहुंचा पाएगा, कांट पंप इनटू वेंट्रिकल्स। तो इससे क्या होगा, कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि 80% वेंट्रिकल्स तो पहले ही फिल हो गए, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के पहले ही फिल हो चुके 80% वेंट्रिकल। तो ओनली 20% ब्लड कंट्रीब्यूट करता है किसकी वजह से, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो इसका मतलब पेशेंट को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा एट्रियल फिब्रिलेशन में। तो कई बार एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंटों को पता ही नहीं होता कि उनको एट्रियल फिब्रिलेशन की बीमारी है। उनको कब पता लगता है, जब वो एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड की जरूरत होती है। अभी 20% ब्लड भी जरूरी होगा, एक्सरसाइज करेगा ना जब पेशेंट, जब एक्सरसाइज करेगा तो उसकी ब्लड डिमांड ज्यादा होगी, सेल्स को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होगी। तो अगर 20% ब्लड एट्रिया ढंग से नहीं पहुंचा पाएगा तो पेशेंट को क्या होगी, इंजरी, चेस्ट पेन हो सकता है उस टाइम, चेस्ट एक्सर्शन, क्योंकि क्या कर रहा है, जो हार्ट है ना वो पंप नहीं कर पा रहा ब्लड को, हार्ट फेल हो जाएगा उस कंडीशन में। तो एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट नॉर्मल लाइफ जीते हैं ऐसे तो, लेकिन जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो ये उनके सिम्टम्स आने लग जाते हैं। फिर बाद में क्यों आने लग जाते हैं, क्योंकि जो 20% फीलिंग है ना वेंट्रिकल्स की वो ढंग से नहीं हो रही है। ये 20% फीलिंग कब काम में आती है, इट इज इंपॉर्टेंट इन एक्सरसाइज टाइम। एक्सरसाइज टाइम के अंदर ब्लड की ज्यादा जरूरत होती है तो 20% फीलिंग तब काम में आती है। अब मान लो एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है, अब उसका क्या 20% ब्लड ढंग से फिल नहीं हो रहा वेंट्रिकल्स में। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन में एट्रिया ढंग से कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को एक्सरसाइज करते समय क्या हो सकता है, चेस्ट पेन डेवलप हो सकता है। तो फिर एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट आपके पास आएगा तो आप जब उसकी ईसीजी करवाओगे तो उसमें क्या देखोगे, पी वेव होती है ईसीजी में, वो एब्सेंट मिलेगी आपको, पी वेव एब्सेंट मिलती है एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट में। समझ में आ रहा है। तो उसकी ईसीजी कराने में अपन को पता लगेगा कि पेशेंट डायग्नोस ही नहीं हुआ था पहले कभी, क्योंकि वो कभी एक्सरसाइज नहीं करता था, वो एकदम से जिम में गया तो उसको फिर पता लगा कि उसको एट्रियल फिब्रिलेशन की बीमारी है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में पी वेव एब्सेंट होती है और 20% वेंट्रिकुलर फीलिंग इफेक्टिव नहीं होगी क्योंकि वो कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएगा एट्रिया। समझ में आ रही है। अब क्या हो रहा है, जो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट्रिया के अंदर जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये कौन सी फेज है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एट्रिया के अंदर एक वेव जनरेट होती है, उस वेव को क्या बोलते हैं, ए वेव। ये क्या है, प्रेशर वेव है। ये कब जनरेट होती है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रिया के अंदर प्रेशर क्या होगा, जनरेट होगा। प्रेशर जनरेट होगा तो उससे एक वेव जनरेट होगी, उस वेव को क्या बोलेंगे अपन, ए वेव बोलेंगे। क्यों हो रही है ए वेव, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया वेव जनरेट, उस वेव को क्या बोल रहे हैं अपन, ए वेव। ये ए वेव कहां से आ रही है, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से आ रही है। अब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर अपन ने क्या क्या देख लिया, एक तो अपन ने देख लिया कि कौन सी वेव जनरेट हो रही है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से ए वेव जनरेट हो रही है। और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से कितना परसेंट ब्लड जा रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर, ओनली 20% ब्लड जा रहा है। और 80% ब्लड पहले ही फिल हो चुका है वेंट्रिकल्स में। वो कैसे फिल हुआ, पैसिव फिलिंग की वजह से। पैसिव फिलिंग कहाँ हो रही है, बाद में होगी पैसिव फिलिंग, उसकी वजह से 80% ब्लड पहले ही फिल हो चुका है हार्ट के अंदर। समझ में आ रहा है। तो बस ये चार चीजें याद रखनी है आपको एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज में। एक तो ए वेव जनरेट हो रही है, प्रेशर वेव है ये, और एक क्या हो रहा है, 20% फिलिंग हो रही है वेंट्रिकल्स की, जो क्या कब काम में आती है, जब पेशेंट कोई एक्सरसाइज का काम करे या कोई ज्यादा काम करे या भागे दौड़े, तब इन्वॉल्व होती है 20% ब्लड वॉल्यूम। ठीक है ना। अब इसके बाद अगली फेज कौन सी आती है, कार्डियक साइकिल की। अब इसके बाद दूसरी स्टेज आती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोल रहे हैं इसमें, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं, इससे पहले वाली स्टेज देखना आप। इस स्टेज में क्या था, ये जो वाल्व प्रेजेंट है किसके बीच में, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है, बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, इसको क्या बोलते हैं अपन, माइट्रल वाल्व बोलते हैं। क्योंकि अपन लेफ्ट साइड का पढ़ रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, माइट्रल वाल्व। ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज में क्या रहता है, ओपन रहता है। तो ये ब्लड क्या चल जाएगा, डायरेक्ट किस में चल जाएगा, वेंट्रिकल्स में चल जाएगा। और जो वाल्व अरोटा और वेंट्रिकल्स के बीच में रहता है, ये क्या है, अरोटा है और ये वेंट्रिकल्स है। इस वाल्व को क्या बोलते हैं अपन, एयोटिक वाल्व। ये भी क्या रहता है, ये क्लोज रहता है, और माइट्रल वाल्व क्या रहता है, ओपन रहता है। समझ में आ रही है ना क्या है,
एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है माइट्रल वाल्व वो तो ओपन है इस स्टेज में, और एयोटिक वाल्व क्या है, क्लोज है। अब अपन अगली स्टेज में देखते हैं कि अगली स्टेज जो अभी मैंने बताई थी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, उसके अंदर क्या हो रहा है। इससे पहले वाली फेज में अपन ने क्या देखा कि जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व था, कौन सा वाल्व था, ये माइट्रल वाल्व, ये क्या था, ओपन था। कौन सी फेज बताई थी पहले वाली, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज में। तो उसकी वजह से क्या था, ब्लड किस में आ रहा था, वेंट्रिकल्स में आ रहा था, और ये वाल्व क्या था, क्लोज था। ये वाल्व कौन सा था, एयोटिक वाल्व, और ये क्या था, अयोटा था। तो क्या हो रहा था, ब्लड यहाँ आ रहा था वेंट्रिकल्स के अंदर, वेंट्रिकल्स फिल हो रहे थे, और कितना परसेंट फिल हो रहे थे, 20% फिल हो रहा था वेंट्रिकल्स। अब क्या होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गई, उसके बाद क्या होगा, जस्ट उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। उसको क्या बोलेंगे, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और अभी मैंने क्या बताया था, एट्रिया केवल कितने सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, 0.1 सेकंड के लिए, जो फर्स्ट फेज के अंदर करता है। उस फेज को क्या बोला था, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फेज। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में एट्रिया क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। इसको क्या बोलेंगे, एट्रियल डायस्टोली। अब पूरी कार्डियक साइकिल में क्या होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो किसमें रहेगा, एट्रिया कांट कॉन्ट्रैक्ट। पूरी कार्डियक साइकिल में केवल 1 सेकंड, 0.1 सेकंड के लिए करता है, बाकी 0.7 सेकंड के लिए क्या रहेगा, रिलैक्स। अब इस फेज में भी क्या रहेगा, एट्रिया डायस्टोली फेज में रहेगा, रिलैक्स फेज में रहेगा। अब क्या हो रहा है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसके अंदर का चेंबर में प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके अंदर क्या है, ब्लड है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस ब्लड की वजह से प्रेशर लगेगा वेंट्रिकल्स की वाल के ऊपर। तो वो प्रेशर कितना होगा, 5 mmHg या 5 mmHg से ज्यादा होगा। जो क्या है, जो एट्रिया के अंदर जो प्रेशर है उससे ज्यादा है। तो जो एट्रिया के अंदर प्रेशर है उससे ज्यादा है, तो ये वाल्व पे क्या लगाएंगे, धक्का लगाएंगे इस वाल्व पे। तो ये वाल्व पहले कैसा था, क्लोज था, ऐसे ओपन था ना ये वाल्व, नाइट्रल वाल्व ओपन था पहले। अब वाल्व ओपन था तो उसकी वजह ऐसे ओपन था ये वाल्व। अब ये ब्लड आके उस पर धक्का लगाएगा तो वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रही है। तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाएगा कि इस वाल्व के ऊपर धक्का लगाएगा। ये वाल्व ओपन था पहले, अब ब्लड आके धक्का लगाएगा तो ये वाल्व क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे, जब भी कोई वाल्व बंद होता है तो उसकी वजह से एक आवाज जनरेट होती है, उस आवाज को क्या बोलते हैं अपन, S1 साउंड बोलते हैं। तो इस फेज के अंदर कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, हार्ट के अंदर स्टेथोस्कोप लगा के सुनेंगे अपन हार्ट को, तो उस टाइम कौन सी हार्ट की साउंड प्रोड्यूस होगी, S1 साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, S1 साउंड प्रोड्यूस हो रही है। क्यों हो रही है, हियर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर। ये वेंट्रिकल्स का प्रेशर है वो कैसे जनरेट हो रहा है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से। प्रेशर स्लाइटली अबव द प्रेशर इन दी एट्रिया, जब यहाँ के प्रेशर से यहाँ का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड जाके धक्का लगाएगा वाल्व के ऊपर, और वाल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इन दी एट्रिया एंड द माइट्रल वाल्व क्लोज। तो माइट्रल वाल्व क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड जाके धक्का लगा रहा है, उसकी वजह से क्या हो गया, वाल्व क्लोज हो गया। अब इस क्लोज होने से कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, S1 साउंड प्रोड्यूस होगी। कभी भी वाल्व के खुलने से साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, हमेशा जब वाल्व बंद होता है उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे अपने गेट में जब गेट बंद होता है तो गेट के बंद होने से आवाज होती है, गेट खोलते हैं तब आवाज नहीं होती। तो वैसे ही क्या होता है, हार्ट के अंदर जो वाल्व होते हैं जब वो खुलते हैं तो उससे कोई आवाज प्रोड्यूस नहीं होती, जब वो बंद होते हैं तो उससे आवाज प्रोड्यूस होती है। तो जब माइट्रल वाल्व क्लोज होता है तो उससे कौन सी आवाज प्रोड्यूस होती है, S1 साउंड प्रोड्यूस होती है। और जो राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है तो सेम टाइम पे वो भी क्लोज हो रहा है तो उससे भी S1 साउंड प्रोड्यूस होती है। तो दोनों वाल्व के बंद होने से कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, S1 साउंड। हियर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट लाइक ए क्लोज चेंबर बिकॉज बोथ वाल्व आर क्लोज। अब देखो यहाँ ये वाल्व भी क्लोज हो गया और ये वाल्व भी क्लोज हो गया, तो ना तो ब्लड आ रहा है यहाँ पे वेंट्रिकल्स में, ना ब्लड जा रहा, क्योंकि जाने वाला गेट भी बंद है और आने वाला गेट भी बंद है। तो ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वेंट्रिकल्स कैसा लगेगा, एक बंद कमरे की जैसा लगेगा जिसके अंदर ब्लड भरा हुआ है, ना तो वो जा पा रहा ना ब्लड आ पा रहा है वेंट्रिकल्स में। तो ये इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ब्लड आएगा नहीं तो वॉल्यूम इंक्रीज भी नहीं हो रही।
और ब्लड जा भी नहीं रहा तो वॉल्यूम डिक्रीज भी नहीं हो रही, तो वॉल्यूम क्या हो गई, क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो उस फेज को क्या बोलेंगे, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। ब्लड इज नाइदर कमिंग और आउट फ्रॉम दी वेंट्रिकल्स, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके अंदर अपन ने देख लिया वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा है, अपन को यह भी पता होना चाहिए कि एट्रिया के अंदर क्या हो रहा है इस टाइम। अभी अपन ने तो देख लिया कि वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से ब्लड जाके धक्का लगा रहा है, उससे माइट्रल वाल्व क्लोज हो गया और उससे कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, S1 साउंड। लेकिन अपन को यह भी पता होना चाहिए कि एट्रिया के अंदर क्या हो रहा है इस फेज में, वो देखते हैं अपन। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज के टाइम में एट्रिया में क्या हो रहा है ये देखना जरूरी है अपन को, उसके अंदर क्या हो रहा है एट्रिया में, क्योंकि हर चेंबर का पता होना चाहिए। जैसे अरोटा में क्या हो रहा है उस टाइम, वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा है और एट्रिया में क्या हो रहा है, हर फेज के बारे में पता होना चाहिए, तीनों चीजों में क्या हो रहा है। तो अपन ने वेंट्रिकल्स का देख लिया, अब एट्रिया का देखते हैं। अब क्या हो रहा है, अब क्या हुआ, अब अपन देख रहे हैं एट्रिया में क्या हो रहा है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम। अब क्या हो रहा है, लंग्स के अंदर अपन को पता है, लंग्स के अंदर ब्लड आता है और ब्लड लंग्स से वापस से एट्रिया में आ रहा है। क्या होता है, राइट साइड से ब्लड जाता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स के पास, फिर लंग्स में क्या होता है, ब्लड प्योर होके आता है, इम्प्योर ब्लड जाता है और वो प्योर होके आता है। इम्प्योर का मतलब क्या होता है, उसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है उस ब्लड में। तो राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां भेज रहा है, उस ब्लड को लंग्स में भेज रहा है। अब लंग्स क्या करेगा, उसमें ऑक्सीजन डालेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। तो ब्लड इम्प्योर गया था किसके पास, लंग्स के पास। लंग्स ने क्या किया, उसके अंदर ऑक्सीजन डाल दी और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, तब वो इम्प्योर ब्लड क्या बन गया, प्योर। अब उसको पल्मोनरी वेन कहां लेके आ रही है, लेफ्ट एट्रिया के अंदर लेके आ रही है, कौन, पल्मोनरी वेन। तो ये पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आ रहा है किसके अंदर, एट्रिया के अंदर। अब यहाँ पे एट्रिया कैसे काम कर रहा है, देखो ये वाल्व क्लोज है, अब यहाँ पे ब्लड आते जा रहा है, तो ब्लड एट्रिया कैसा काम कर रहा है, अभी टैंक के जैसा, जिसे टैंक में पानी आता जाता है और बढ़ते जाते हैं। तो टैंक से ना तो पानी निकल रहा है, अपने घर में जो टैंक होता है उसमें पानी आके भर देते हैं अपन, उससे ना तो पानी निकलता है ना बाहर जाता है। वैसे ही एट्रिया भी कैसे वर्क कर रहा है, एक टैंक के जैसे काम कर रहा है, जिसके अंदर ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग्स के थ्रू आ रहा है प्योर ब्लड, लेफ्ट एट्रिया के अंदर किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है। तो उसकी वजह से कौन सी वेव जनरेट होती है इसके अंदर, वी वेव। वी वेव ड्यू टू ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ एट्रिया बाय ब्लड। अब इस टाइम जब एट्रिया फिल हो रहे हैं उस टाइम वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये अपन को पता है, क्योंकि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एट्रिया किसमें, डायस्टोली में। एट्रिया तो डायस्टोली में रहेगा पूरी कार्डियक साइकिल में, उसको कॉन्ट्रैक्ट होना था, एक बार वो हो लिया 0.1 सेकंड के लिए। और अब एट्रिया केवल क्या कर रहा है, ब्लड बनने का काम कर रहा है, ब्लड भर रहा है एट्रिया के अंदर, और उस टाइम वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये वाल्व क्या होता है, बल्ज आउट हो जाता है। क्या होता है ये वाल्व, ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये ब्लड यहाँ पे आके धक्का लगाता है क्लोज वाल्व पे, तो ये क्लोज वाल्व क्या होता है, बल्ज हो जाता है एट्रिया में जाके। जैसे टेंट होते हैं ना, टेंट में हवा बढ़ जाती है तो बल्ज हो जाते हैं, वैसे ही इस वाल्व में क्या होके टकरा गया, ब्लड आके टकरा गया, तो ये भी बल्ज होके एट्रिया में चल गए। तो इसके बल्ज से कौन सी वेव जनरेट होती है एट्रिया में, उसकी बल्ज से जनरेट होती है सी वेव। द वाल्व bulges in atria due to ventricular contraction produces wave in an atria which is C wave। तो कौन सी वेव जनरेट हो रही है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, एक तो सी वेव और एक वी वेव। ये तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जनरेट हुई थी, वो फर्स्ट फेज में हुई थी कार्डियक साइकिल के, जो कौन सा फेज था, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज था। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में दो वेव जनरेट हो रही है एट्रिया में, एक तो सी वेव हो रही है। सी वेव कैसे हो रही है, जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर ब्लड जाके धक्का लगाएगा वाल्व पे, तो ये वाल्व बल्ज आउट हो जाएंगे इसके अंदर, एट्रिया के अंदर। अब ये बल्ज होंगे तो क्या लगाएगा, जो एट्रिया के अंदर क्या होगी, एक वेव जनरेट होगी, उस वेव को क्या बोलेंगे, सी वेव। और जो ग्रेजुअल फिलिंग हो रही है ब्लड की, उसकी वजह से कौन सी वेव जनरेट हो रही है एट्रिया में, वी वेव। तो ये तीन वेव हो गई, ए वेव और ये सी वेव और ये वी वेव। ये तीन वेव पढ़ेंगे अपन, आगे ग्राफ बनाएंगे उसमें समझेंगे, इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं ये वेव, कौन कौन सी वेव जनरेट होती है। कौन सी वेव है, प्रेशर वेव है, समझ में आ रहा है। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया यहाँ खत्म। इसके बाद कौन सा फेज आएगा कार्डियक साइकिल का, वो पढ़ते हैं अपन। तो अपन को क्या पता लगा,
आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जिसके अंदर वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एट्रिया क्या है डायस्टोलिक फेज में, तो उस टाइम क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है कहाँ से, लंग्स के थ्रू ब्लड आ रहा है, किसमें, एट्रिया के अंदर। किसके थ्रू आ रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। उसके वजह से कौन सी वेव जनरेट हो रही है, वी वेव। और ये जो ब्लड जाके टकरा रहा है वाल्व से, तो ये वाल्व क्या हो रहे हैं, बल्ज आउट हो रहे हैं, किसके अंदर, एट्रिया के अंदर। उसकी वजह से कौन सी वेव जनरेट हो रही है एट्रिया में, सी वेव। तो ये 3 वेव याद करनी है। याद क्या करनी है, समझ में ही आ रही है सीधी, ये आगे काम आती है। ग्राफ बनता है प्रेशर और टाइम के साथ में, जो बनाना होता है कार्डियक साइकिल में एग्जाम में, उसमें समझ में आएंगी ये और ढंग से। अब दूसरी फेज पढ़ते हैं अपन, तीसरी फेज, 2 फेज हो गई, अब तीसरी फेज पढ़ते हैं। अब ये तीसरी फेज आ गई, अपन ने 2 फेज पढ़ लिया। अब तीसरी फेज क्या है, रैपिड वेंट्रिकुलर रिजेक्शन फेज। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में एट्रिया वेंट्रिकल्स क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। अब इस फेज में भी क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूस। और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वजह से प्रेशर भी इंक्रीज होता रहेगा वेंट्रिकल्स में। क्यों, क्योंकि क्या है, ये वाल्व क्लोज था पहले, किसमें, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में। अब मैंने क्या बताया था कि अपन को ये भी पता होना चाहिए कि अरोटा में क्या चल रहा है। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज खोल के देखेंगे अपन दोबारा। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज में कितना mmHg प्रेशर था अयोटा के अंदर, ये था 80 mmHg। हमेशा जब वेंट्रिकल्स क्या रहते हैं, डायस्टोलिक फेज में रहते हैं, जब ब्लड नहीं आ रहा इसके अंदर, अयोटा के अंदर, तब ब्लड कितना प्रेशर रहता है अयोटा में, जब रहता है 80 mmHg। ये क्यों रहता है, ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द अयोटा। अयोटा क्या रहता है, इलास्टिक रहता है, तो हमेशा उसमें कितना mmHg ब्लड प्रेशर रहता है, 80 mmHg प्रेशर हमेशा रहता है अयोटा के अंदर। वो क्यों रहता है, ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द अयोटा। तो 80 mmHg ब्लड है कब, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, किसमें, अयोटा के अंदर। अब इसके बाद वाली फेज में अपन को देखना है कितना प्रेशर आ रहा है अयोटा के अंदर। अब इस फेज में क्या हो रहा है, रैपिड वेंट्रिकुलर रिजेक्शन फेज। रैपिड वेंट्रिकुलर रिजेक्शन फेज का मतलब क्या है, वेंट्रिकल्स कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि 0.3 सेकंड के लिए करते हैं। तो हर फेज को अपन 0.1 सेकंड का मान के चले, तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में 0.1 सेकंड हो गए, तो अभी भी 0.2 सेकंड बाकी है। तो उतनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो मैंने क्या बताया था, अयोटा के अंदर कितना प्रेशर था, 80 mmHg प्रेशर था। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वेंट्रिकल्स में, वो कितना हो गया, 81 mmHg हो गया। तो अयोटा से प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, किसका, वेंट्रिकल्स का। तो अयोटा का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और वेंट्रिकल्स का ज्यादा हो गया। तो ये ब्लड क्या लगाएगा, धक्का लगाएगा किसपे, अयोटिक वाल्व पे। तो ये वाल्व क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ये वाल्व क्यों खुल रहा है, ये वाल्व खुल रहा है क्योंकि ब्लड धक्का लगा रहा है, प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। अब वेंट्रिकल्स उसको क्या कर नहीं कर पा रहा है, इकट्ठा करके नहीं रख पा रहा। क्यों नहीं रख पा रहा, क्योंकि जो बाहर प्रेशर है वो कम है और अंदर प्रेशर ज्यादा है। बाहर का मतलब क्या है, अयोटा। अयोटा में प्रेशर कितना है, 80 mmHg, और अंदर कितना हो गया, 81 mmHg। अब जब अंदर वाली चीज के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो वो बाहर ही तो निकलेगी। तो ये गेट तोड़ने का मतलब गेट खोल के बाहर निकल जाएगी। तो ये गेट खुल गया, ये गेट क्या है, अयोटिक वाल्व। तो अयोटिक वाल्व क्या हो गया, ओपन हो गया, और ये बाहर निकल गया ब्लड। अब वेंट्रिकल्स फिर भी कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। अब इसका प्रेशर कितना पहुंच गया वेंट्रिकल्स का, 120 mmHg। अब ब्लड जब बाहर जा रहा है तो ये वाल्व ओपन है, तो ये प्रेशर यहाँ भी चला जाएगा। तो यहाँ भी प्रेशर कितना हो जाएगा, 120 mmHg। तो अयोटा के अंदर भी प्रेशर इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 120 mmHg। तो आप जब बीपी लेते हो पेशेंट की, तो उसके अंदर 2 बीपी आती है, एक तो आती है 120 और 80 mmHg, 2 बीपी होती है। तो 120 का मतलब क्या है, 120 का मतलब है सिस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी का क्या मतलब है, जब एक वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं, यानी कि यहाँ पे वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सिस्टोल कर रहे हैं, तो उस टाइम जो ब्लड निकल रहा है, तब वो जो प्रेशर लगाएगा अरोटा में, उसको जब अपन मेजर करते हैं तो वो आता है 120 से ऊपर, या 120 नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 120 से 140। तो 120 mmHg ब्लड प्रेशर आता है, वो अयोटा का कब आता है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये जब वाल्व ओपन रहता है तब आता है। कितना, 120 mmHg
प्रेशर हो गया इस टाइम, समझ में आ गया। ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन aortic प्रेशर आल्सो बिकम 120 mmHg बिकॉज वेंट्रिकल्स एंड अरोटा वर्क एज ए सिंगल चेंबर। सिंगल चेंबर का क्या मतलब है, अब ये वाल्व ओपन है तो ये पूरा एक सिंगल चेंबर के जैसे काम कर रहे हैं, मतलब ये पूरा कमरा हो गया एक तरीके से। पहले यहाँ पे पार्टीशन हो रखा है क्योंकि वाल्व क्लोज था, अलग अलग कमरे थे, अब ये पूरा एक चेंबर हो गया। तो जो प्रेशर यहाँ पे होगा वही प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा, समझ में आ रही है ना, कि उसी प्रेशर से ब्लड यहाँ पे जाएगा तो उतना ही प्रेशर वहां जनरेट कर देगा। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, समझ में आ रही है ना। इसलिए पीपी में दो प्रेशर होते हैं, एक तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब ये वाल्व क्लोज रहता है, जब जो प्रेशर रहता है एओर्टा में उस प्रेशर को क्या बोलते हैं अपन, डायस्टोलिक प्रेशर, समझ में आ रही है। तो बीपी के अंदर दो प्रेशर मेजर करते हैं अपन, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर, समझ में आ रही है ना। तो 80 mmHg क्या है, डायस्टोलिक के अंदर था। अब जब ये वाल्व खुल गया तो ये प्रेशर इंक्रीज हो गया एओर्टा के अंदर, वो कितना हो गया 120 mmHg। ये क्यों हो गया, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। अब इसमें देखते अपन एट्रिया में क्या हो रहा है इस टाइम। अब एट्रिया में क्या हो रहा है इस टाइम, दिस चेंबर इज स्टिल वर्किंग एज अ टैंक, ब्लड इज फिलिंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम लंग बिकॉज ऑफ दिस वी वेव इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। अभी मैंने बताई थी 3 वेव। अभी भी क्या हो रहा है, ये वाल्व क्लोज है, कौन सा, माइट्रल वाल्व, और एट्रिया किसमें, डायस्टोली में। तो ये जो वेव जनरेट हो रही थी किससे, एट्रियल की फिलिंग से, वो अब कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहेगी। इसको क्या बोल रहे हैं, वी वेव। वी वेव अभी भी क्या इंक्रीज होती रहेगी, क्यों, क्योंकि अभी भी एट्रिया कैसे काम कर रहा है, टैंक के जैसे काम कर रहा है। अब इसके बाद वाली फेज देखते हैं अपन। अभी अपन ने कौन सी फेज देखी थी, स्लो रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। अब हो गया स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज, या वेंट्रिकल लिख देना। अब क्या होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब कोई चीज ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो क्या हो जाएगी, थक जाएगी। अब वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी। अब ये जो वेंट्रिकल्स है इनकी मसल क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी, रिलैक्स नहीं होगी। मैं नहीं कह रहा रिलैक्स होने लग गई, अब कॉन्ट्रैक्शन की पावर थोड़ी कम हो गई, मतलब इजेक्शन बिकम स्लो, प्रेशर इन द वेंट्रिकल स्टार्ट फॉलिंग, प्रेशर इन द एरोटा आल्सो स्टार्ट फॉलिंग। क्यों हो रही है, बिकॉज वेंट्रिकल्स अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले तो क्या है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो ज्यादा प्रेशर जनरेट हो रहा था, कितना 120 mmHg। तो अब क्या होगा, 120 से अब प्रेशर फॉल करने लग जाएगा। पहले तो 0 से 5 हुआ, फिर 81 हुआ, फिर 120 हुआ, धीरे धीरे फॉल कर रहा है। क्यों, क्योंकि अब क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करना खत्म कर रहे हैं। अब उनको रिलैक्स भी तो होना है, कॉन्ट्रैक्शन तो हो गई। तो ये तीसरी फेज होती है, 0.3 सेकंड हो गए। अब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, धीरे धीरे रिलैक्स होना स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कम होएगा तो उससे इजेक्शन भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि इजेक्शन क्यों हो रहा था, जब यहाँ पे प्रेशर लग रहा था ब्लड पे तो बाहर निकल रहा था कौन, ब्लड। अब जब है ना प्रेशर कम लग रहा है तो उसकी वजह से इजेक्शन भी स्लो हो गया। इजेक्शन स्लो होगा तो प्रेशर इन दी अरोटा वो भी कम हो जाएगा, तो प्रेशर इन दी अरोटा स्टार्ट फॉलिंग। इस फेज में क्या होगा, अरोटा के अंदर भी प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस फेज को क्या बोलते हैं, स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या होगा, पांचवी फेज में, वो देखते हैं अपन। और ये एट्रिया में क्या हो रहा है इस टाइम, एट्रिया अभी भी ये वाल्व बंद है तो इसके अंदर ब्लड आता जा रहा है, कहां से, लंग्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू आ रहा है इसमें ब्लड। तो इसके अंदर वी वेव वापस इंक्रीज कर रही है, पहले भी इंक्रीज कर रही थी, कंटिन्यूअसली इंक्रीज इन एट्रिया ड्यू टू वीनस ब्लड फिलिंग फ्रॉम लंग्स। अभी भी ब्लड आते जा रहा है, क्योंकि वाल्व जब तक खुलेगा नहीं तो ये ब्लड आगे नहीं जाएगा और ये ब्लड यहीं भरता रहेगा। तो उसकी वजह से वेव क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। कौन सी वेव, वी वेव। अब इसके बाद वाली फेज देखते हैं अपन। अब इसके बाद वाली फेज कौन सी हो गई, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। अब एक तो पहले पढ़ी थी अपन ने आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज, उसके अंदर क्या हो रहा था, वॉल्यूम कांस्टेंट थी। तो यहाँ पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक का मतलब है यहाँ भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। कैसे, अब वॉल्यूम तो तभी कांस्टेंट रह सकती है जब दोनों गेट बंद हो आने जाने के, तो ना तो ब्लड बाहर जाएगा ना बंद बाहर निकलेगा। तो यहाँ भी दोनों वाल्व क्या हो गए, क्लोज हो गए। अब ये वाल्व क्लोज कैसे हो गया, अभी मैंने क्या बताया था, एट्रिया का प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। इस टाइम पे क्या हो रहा है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन आ गया। तब एट्रिया आप कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दिए। वो कहां तक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज तक ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। अब क्या हो गई,
वेंट्रिकल्स की डायस्टोलिक फेज स्टार्ट हो गई, समझ में आ गई। और यहाँ पे क्या है, एट्रिया भी डायस्टोलिक फेज में, तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, जॉइंट डायस्टोल स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था, एट्रिया तो पूरी कार्डियक साइकिल में क्या रहेंगे, डायस्टोलिक फेज में रहेंगे, और अब वेंट्रिकल्स भी डायस्टोलिक फेज में आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज में, दोनों क्या है रिलैक्सेशन फेज में, कौन, एट्रिया और वेंट्रिकल्स। तो इसको क्या बोलेंगे, जॉइंट डायस्टोली आ गई यहाँ पे, समझ में आ रहा है। अब ये वाल्व क्लोज क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रेशर अब 79 हो गया, और यहाँ पे प्रेशर कितना है 80 mmHg। ये हमेशा रहता है एओर्टा के अंदर, चाहे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट चाहे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें। तो 120 हो गया था वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन के कारण, अगर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करेंगे तो भी इसका ब्लड प्रेशर कितना रहता है एओर्टा का, 80 तो रहेगा। क्यों रहेगा 80? क्योंकि एओर्टा इलास्टिक होता है, तो वो अपनी प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। और कितना प्रेशर मेंटेन करके रखता है एओर्टा, 80। अब जब इसका प्रेशर 79 हो गया तो ब्लड वापस आने लग जाएगा, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम की तरफ जाता है। जब यहाँ पे प्रेशर जा रहा था, ज्यादा था वेंट्रिकल्स में, तो ब्लड कहाँ जा रहा था, बाहर जा रहा था। अब वेंट्रिकल्स में प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, किससे, एओर्टा से, तो अब ब्लड वापस आने लग जाएगा, बैक फ्लो। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये वाल्व पे धक्का लगेगा और ये वाल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब मैंने क्या बताया था, हमेशा जब वाल्व बंद होंगे तब साउंड प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे वाल्व बंद हो रहे हैं तो उससे कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, S2 साउंड, जो किससे सुनाई देती है, स्टेथोस्कोप से सुनाई देती है। तो S2 साउंड कब प्रोड्यूस हो रही है, जब एओर्टिक वाल्व बंद हो रहे हैं। एओर्टिक वाल्व क्लोजर से कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, S2 साउंड, बिकॉज एओर्टिक प्रेशर इज मोर देन वेंट्रिकल। मैंने क्या बताया था, एओर्टा का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ 79 रह गया और यहाँ पे 80 है, तो धक्का लगेगा इसमें ब्लड का, तो ये वाल्व क्लोज हो जाएगा। वेंट्रिकुलर चेंबर प्रेशर इज स्टिल मोर देन एट्रियल। मैंने क्या बताया था, यहाँ प्रेशर कितना रहता है, 5 से 10 mmHg। अभी भी प्रेशर कितना है, 79 mmHg। तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड यहाँ पे धक्का लगाएगा, तो अभी भी ये वाल्व क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। समझ में आ रही है। देयरफॉर माइट्रल वाल्व कांट ओपन, क्योंकि जब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो इतना सा प्रेशर यहाँ धक्का लगा के इसको खोल नहीं सकता। जब इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, 4 या 5 mmHg, तब ये ब्लड यहाँ धक्का लगा के ये वाल्व खुल जाएगा, लेकिन अभी नहीं खुलेगा क्योंकि अभी प्रेशर कितना है, 79। समझ में आ रही है। अब क्या हो रहा है इस टाइम, इसके अंदर क्या हो रहा है एट्रिया में, वी वेव स्टिल प्रोग्रेसिंग। स्टिल प्रोग्रेसिंग का मतलब क्या है, अभी भी क्या है, ये वाल्व क्लोज है तो ब्लड इसमें इकट्ठा होता जा रहा है टैंक के जैसे एट्रिया में, तो उसकी वजह से प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, तो वी वेव भी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। समझ में आ गई। अब इसके बाद वाली फेज देखते हैं अपन। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज के बाद कौन सी फेज आ गई, रैपिड वेंट्रिकुलर पैसिव फिलिंग फेज। अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, अब इसके अंदर जो वेंट्रिकल्स का प्रेशर है, वेंट्रिकल सब क्या है, रिलैक्स हो रखे हैं, रिलैक्स है वेंट्रिकल इस टाइम, तो अब प्रेशर और ज्यादा डिक्रीज हो गया। प्रेशर कितना हो गया, 4 से 5 mmHg। अब अयोटा का प्रेशर, अब एट्रिया का प्रेशर कितना है, 5 से 10 mmHg। तो अब एट्रिया का प्रेशर ज्यादा हो गया किसके, वेंट्रिकल्स के प्रेशर से। क्यों? क्योंकि अब वेंट्रिकल जब रिलैक्स कर गए तो प्रेशर क्या हो गया, बहुत कम हो गया वेंट्रिकल्स में, कितना रह गया, 4 से 5 mmHg। और अभी एट्रिया का प्रेशर कितना है, 5 से 10 mmHg। जब इसका प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड अब धक्का लगा सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है। अब धक्का लगाने की वजह से ये गेट खुल गए, अगर ये गेट खुल गए तो उसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड आ गया अंदर। अभी जो मैंने फर्स्ट स्टेज में जो बताया था, 80% फिलिंग कैसे होती है, पैसिव होती है। अभी इतनी देर ये जो टैंक भर रहा था ऊपर, एट्रिया इतनी देर से भर ही रहा था, कितनी देर से, 5 फेज के अंदर एट्रिया भर रहा था। अभी जो इतनी देर से ब्लड भर रहा था वो एकदम से वाल्व खुलते ही आ गया अंदर। तो ये 80% फिलिंग कैसे हो रही है, रैपिड वेंट्रिकुलर पैसिव फिलिंग से हो रही है। रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग विदाउट एट्रियल कॉन्टैक्ट, यहाँ एट्रियल कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, गेट खुले और डायरेक्ट ब्लड आ गया किसमें, वेंट्रिकल्स के अंदर। विदाउट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन क्या आ गया, ब्लड आ गया किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन ब्लड। जो अपन ने फर्स्ट फेज में पढ़ा था वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से आ रहा था, वो कितना था कि ओनली 20%। अब ये गेट खुलने की वजह से इतना सारा ब्लड डायरेक्ट इसमें आ गया, वेंट्रिकल्स में आ गया। इसको क्या बोलते हैं, रैपिड वेंट्रिकुलर पैसिव फिलिंग। पैसिव का मतलब है एट्रिया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। अब क्या हो रहा है एट्रिया में, क्या हो रहा है इस टाइम, अभी जो वी वेव थी ये कैसे हो रही थी, ये वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से हो रही थी। किसकी वजह से, एट्रियल फिलिंग की वजह से।
अब जब एट्रिया खाली हो गया वेंट्रिकल में, तो फीलिंग क्या होगी, डिक्रीज हो गई, तो वी वेव क्या होगी, फॉल डाउन कर जाएगी। तो वी वेव क्या हो गई, फॉल डाउन। तो वेंट्रिकल फ्रॉम वेंट्रिकल फ्रॉम एट्रिया ब्लड कम ड्यू टू इन। अब क्या हो गया, ब्लड आ गया वेंट्रिकल्स में, किसके थ्रू, एट्रिया के थ्रू। तो उसकी वजह से क्या हुई, ये वेव क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, क्योंकि पहले तो बढ़ता जा रहा था एट्रिया टैंक की जैसे, क्योंकि ये वाल्व क्लोज था। अब ये जब वाल्व खुल गया, तो ये ब्लड डायरेक्ट अब किस में आ रहा है, वेंट्रिकल्स में आ रहा है, डायरेक्ट ब्लड लंग से। तो अब एट्रिया कैसा काम कर रहा है, पाइप की जैसे काम कर रहा है। एट्रिया का वाल्व खुला हुआ है, अब डायरेक्ट ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल्स में। समझ में आ रही है। तो ये जो वेव है जो एट्रिया के अंदर, ये क्या हो गई, अब डिक्रीज हो गई या फॉल डाउन कर गई, ये प्रेशर वेव, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो गया। प्रेशर किसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर। समझ में आ गई। और ये ब्लड कौन सा है, ये ब्लड है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जो रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग से पहले ही प्रेजेंट है किसमें, वेंट्रिकल्स के अंदर। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या है, जब एट्रिया सिस्टोल करना बंद करेंगे, उसके उस टाइम जो ब्लड होगा वेंट्रिकल्स में, वो होगा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब रैपिड वेंट्रिकुलर पैसिव फीलिंग के टाइम क्या है, एट्रिया किसके अंदर है, रिलैक्सेशन फेज में। तो जब ये वाल्व खुल रहा है, उससे पहले जो ब्लड प्रेजेंट था इसके अंदर, वो है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। समझ में आ रही है ना। तो रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग से पहले जो ब्लड प्रेजेंट है किसमें, वेंट्रिकल्स में, वो है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या है, जब एक वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देंगे, उस टाइम जो ब्लड प्रेजेंट होगा वेंट्रिकल्स के अंदर, वो होगा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब ये जो रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग हो रही है, उससे पहले जो ब्लड प्रेजेंट था, उसको दिखा रखा है मैंने काले कलर से बना के। ये देखो, ये काले कलर से बना के दिखा रखा है। ये क्या है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है। ये क्या है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ये जब वाल्व खुला तब आया है ब्लड रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग। समझ में आ गई। अब इसकी अगली फेज देखते हैं अपन, सातवीं फेज। अब रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग के बाद जो सातवीं फेज आती है, वो है स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग। स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग को क्या कहते हैं, डायस्टेसिस भी कह सकते हैं। समझ में आ रही है। इसके अंदर अब स्लोली ब्लड फिल होगा, क्योंकि जितना भी ब्लड एक साथ आ गया वो तो हो गया रैपिड। अब जो धीरे धीरे आ रहा है लंग्स से डायरेक्ट इसमें आ रहा है वेंट्रिकल्स में। जैसे ये वाल्व ओपन हुआ और ये लंग्स से जो ब्लड आ रहा था, अब ये डायरेक्ट किसमें आ रहा है, वेंट्रिकल्स में आ रहा है। पहले कौन सा ब्लड आया था, जो एट्रिया के अंदर इकट्ठा हो रखा था, जो लंग्स के थ्रू आया था, जो एकदम से वाल्व खुले थे तो रैपिडली आया था। अब वो ब्लड तो आ गया, अब धीरे धीरे लंग्स के थ्रू ब्लड आ रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग। उसको बोलते हैं डायस्टेसिस। अब एक बार समरी देख रहे थे अपन, क्या हो रहा है कार्डियक साइकिल में। अब सातवीं स्टेज के अंदर कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल खत्म हो गई है ना। अब दोबारा दूसरी कार्डियक साइकिल स्टार्ट कैसे होगी, देन अगेन एसए नोड फायर। एसए नोड कहाँ होता है, एट्रिया के अंदर। एसए नोड क्या करता है, पेस मेकर होता है ये वापस फायर करेगा, मतलब ये स्टूमुलस देगा। उसकी वजह से एट्रिया क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये वापस एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से वेव जनरेट होगी, वो एवी नोड में जाएगी। फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वेंट्रिकल डायस्टोल करेंगे, फिर वापस ऐसे नोड वायर करेगा। तो ये कार्डियक साइकिल ऐसे चलती रहती है। अब ये जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है 0.3 सेकंड का, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रही है 0.5 सेकंड की, इस ड्यूरेशन में एट्रिया क्या कर रहे हैं, एट्रिया कर रहे हैं डायस्टोली, क्योंकि एट्रिया तो 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। अब उस टाइम में क्या करेंगे, एट्रिया डायस्टोलिक फेज में रहेंगे 0.7 सेकंड के लिए। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वेंट्रिकुलर जब डायस्टोली कर रहे हैं, तब भी एट्रिया क्या कर रहा है, डायस्टोली कर रहा है। मतलब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब भी एट्रिया रिलैक्स रहेगा, और जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स रहेंगे तब भी एट्रिया रिलैक्स रहेगा, क्योंकि वो केवल 0.1 सेकंड के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट करता है या सिस्टोल करता है। समझ में आ रही ना। तो इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में एट्रिया क्या कर रहा है, डायस्टोलिक फेज में रह रहा है। अब अपन एक ग्राफ देख लेते हैं, प्रेशर और उसका ग्राफ, प्रेशर और टाइम का ग्राफ। जब अपन ने एट्रिया के अंदर वेव बताई थी, उस वेव को एक बार ग्राफ के अंदर बना के देख लेते हैं अपन। अब ये ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ बनाना पड़ता है कार्डियक साइकिल में।
या तो प्रैक्टिकल में बनवा लेते हैं कई बार फर्स्ट ईयर में। ये ग्राफ आना चाहिए आपको। तो ये ग्राफ है प्रेशर और टाइम का। समझ में आ रही है? तो ये टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। 0.1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0.2, 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल बताई थी मैंने आपको। अब फर्स्ट फेज क्या बताई थी? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये वेव जो मैंने वहां बताई थी एट्रिया के अंदर, वो यहाँ काम में आ रही है। अब देखो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उससे कौन सी वेव जनरेट हो रही है? ए वेव। समझ में आ रही है? अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम दो वेव बताई थी मैंने। एक तो जब माइट्रल वाल्व बल्ज आउट करेंगे एट्रिया के अंदर, ये माइट्रल वाल्व बल्ज आउट कर रहे हैं कब? जब ब्लड धक्का लगा रहा है तो ये माइट्रल वाल्व बल्ज आउट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कौन सी वेव जनरेट हो रही थी? सी वेव। समझ में आ रही है? अब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड जा रहा है, तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर भी इंक्रीज होगा स्लाइटली, इंक्रीज होगा ना, क्योंकि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जो 20% ब्लड आ रहा था यहाँ पे, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर इंक्रीज होगा, तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है साथ में। ये जो लाल कलर की वेव है ये किसको डिनोट कर रही है? वेंट्रिकुलर प्रेशर को डिनोट कर रही है लाल वेव। और एक काली वेव किसको डिनोट कर रही है? एट्रियल प्रेशर को। समझ में आ रही है? लाल वेव कर रही है, लाल वेव कर रही है वेंट्रिकुलर प्रेशर को, और ए वेव कर रही है एट्रियल प्रेशर को। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एट्रिया में ए वेव जनरेट हो रही है, और जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो एट्रिया के अंदर सी वेव जनरेट होती है और वी वेव जनरेट होती है। सी वेव हो रही है, ये जो वाल्व जब बल्ज आउट होते हैं एट्रिया के अंदर माइट्रल वाल्व, उसकी वजह से सी वेव जनरेट हो रही है। अब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या हो रहा है? ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, ब्लड आने से वेंट्रिकल्स का प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो और प्रेशर इंक्रीज होगा वेंट्रिकल्स का। ये लाल वाला क्या है? किसको डिनोट कर रहा है? लाल वाला डिनोट कर रहा है वेंट्रिकुलर प्रेशर को। अब वी वेव किसको डिनोट कर रही है? वी वेव कर रही है एट्रियल प्रेशर को। एट्रियल प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि लंग्स के थ्रू ब्लड आ रहा है किसमें? एट्रिया के अंदर। और अपन को पता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में ये वाल्व बंद हो जाता है, तो यहाँ पे कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है? एस वन साउंड। एस वन साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज स्टार्ट होती है। तो स्टार्टिंग में ही वाल्व बंद हो गया, ये साउंड कौन सी प्रोड्यूस हो रही है? एस वन साउंड प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे समझ में आ गई? ये वी वेव कहां से आ रही थी? वी वेव आ रही थी जब एट्रिया की फिलिंग हो रही थी, क्योंकि ये वाल्व बंद हो गया। ये वाल्व बंद क्यों हुआ? क्योंकि वेंट्रिकल्स का प्रेशर एट्रिया से ज्यादा हो गया, तो ये वाल्व बंद हो गया। अब इस वाल्व के बंद होने से क्या होगी? एस वन साउंड प्रोड्यूस होगी, जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज की स्टार्टिंग में ही बंद हो जाता है वो वाल्व। जब ये वाल्व बंद हो गया तो लंग्स के थ्रू जो ब्लड आ रहा है वो एट्रिया में बढ़ता जा रहा है। जो ब्लड बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है? इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ये प्रेशर वेव भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये वी वेव किसको डिनोट कर रही है? प्रोग्रेसिव फीलिंग ऑफ एट्रिया। प्रोग्रेसिव फीलिंग ऑफ एट्रिया बाय वीनस ब्लड, जो कहां से आ रहा है? लंग्स के थ्रू आ रहा है, प्योर ब्लड आ रहा है। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है एट्रिया का। काली वाली लाइन किसको डिनोट कर रही है? एट्रिया के प्रेशर को, और ये लाल वाली वेंट्रिकुलर के प्रेशर को। अब क्या कर रहा है? ये प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा किसका? वेंट्रिकल्स का। क्यों? क्योंकि अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ तक। स्लो इजेक्शन फेज तक क्या करेंगे? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो रैपिड इजेक्शन फेज के टाइम क्या हो रहा है? प्रेशर कितना हो जाता है? 120 mmHg। तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब मैंने क्या बताया था? यहाँ पे वाल्व ओपन होगा। कौन सा वाल्व ओपन होगा यहाँ पे? यहाँ पे वाल्व ओपन होगा एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व क्यों ओपन हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल्स का प्रेशर 80 mmHg से ज्यादा हो गया, क्योंकि एओर्टा का प्रेशर 80 mmHg तो नॉर्मली रहता है। अब यहाँ पे क्या हुआ? जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर 80 से ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे एओर्टिक वाल्व ओपन हो गया। तो एओर्टिक वाल्व ओपन होते ही इजेक्शन हो जाएगा ब्लड का यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे? रैपिड इजेक्शन फेज। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एओर्टिक वाल्व ओपन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि 80 mmHg से प्रेशर कितना हो गया? 120 mmHg हो गया। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। अब जब ब्लड बाहर निकलेगा तो एओर्टा के ऊपर भी प्रेशर लगाएगा, तो एओर्टा का प्रेशर भी कितना हो जाएगा? 120 mmHg।
तो वेंट्रिकल्स के साथ में किसका प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, वेंट्रिकल्स के साथ में अयोटा का प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। वो भी कितना हो गया, 120 mmHg के पास पहुंच गया। समझ में आ रही है, क्योंकि वेंट्रिकल से प्रेशर जा रहा है, वो भी तो प्रेशर लगा रहा है अयोटा पे, तो अयोटा का प्रेशर 120 mmHg हो गया। तब दोनों का प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। अब आ रही स्लो इजेक्शन फेज रैपिड के बाद। अब इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल्स धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करना कम कर देंगे। अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना कम कर देंगे तो प्रेशर भी क्या होने लग जाएगा, वेंट्रिकल्स का डिक्रीज होने लग जाएगा। तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स का प्रेशर क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया। लेकिन अयोटा का प्रेशर भी फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि अब ब्लड धीरे धीरे आएगा। स्लो इजेक्शन फेज में क्या आएगा, ब्लड धीरे धीरे आएगा। तो ब्लड धीरे धीरे आएगा तो अयोटा में प्रेशर कम लगाएगा। अयोटा पे प्रेशर कम लगाएगा तो अयोटा का प्रेशर भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अयोटा का प्रेशर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है साथ में वेंट्रिकल्स के प्रेशर के साथ में। अयोटा के प्रेशर के साथ में वेंट्रिकल्स का प्रेशर भी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। वेंट्रिकल्स के प्रेशर के साथ में अयोटा का प्रेशर भी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अब स्लो इजेक्शन फेज आ गई। अब स्लो इजेक्शन फेज के बाद क्या आती है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। अब यहाँ पे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देंगे। अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना रुक गए तो उससे क्या होगा, प्रेशर बिल्कुल कम होने लग जाएगा। अब प्रेशर कितना हो गया, यहाँ पे धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगा वेंट्रिकल्स का प्रेशर, और अयोटा का प्रेशर कितना हो जाएगा, 80 mmHg वापस। क्योंकि 80 mmHg प्रेशर तो अयोटा का नॉर्मली रहेगा, क्योंकि उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, इसकी वजह से वो 80 mmHg प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन अब वेंट्रिकल जब रिलैक्स करने लग जाएंगे तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर बिल्कुल कम हो जाएगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि वेंट्रिकल्स का प्रेशर किससे कम हो जाएगा, किससे कम हो जाएगा, अयोटा के प्रेशर से। अयोटा के प्रेशर से कम हो गया तो कम हो गया यहाँ पे। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये वाल्व बंद हो जाएगा। कौन सा वाल्व, अयोटिक वाल्व। उसकी वजह से कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, S2 साउंड। तो S2 साउंड कब प्रोड्यूस होती है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज में। क्यों, क्योंकि अब जो वेंट्रिकल्स का प्रेशर है वो किससे कम हो गया, अयोटिक प्रेशर से। तो यहाँ पे कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, S2 साउंड। ये देखो S2 साउंड, समझ में आ गया। अब इसके बाद वाली फेज देखो आप, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स का प्रेशर किससे कम हो गया, अयोटा के प्रेशर से। किससे कम हो गया, अरोटिक, किससे प्रेशर से, एट्रिया के प्रेशर से। ये एट्रिया का प्रेशर है और ये वेंट्रिकल्स का प्रेशर है। अब इस जगह क्या हो गया, वेंट्रिकल्स का प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। किससे, एट्रिया से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाल्व ओपन हो जाएगा। तो ये हो गई रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। समझ में आ गया। तो यहाँ पे कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, S3 साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। ये कब होती है, एथलीट में ज्यादा दिखती है साउंड, नॉर्मल पर्सन में इतनी नहीं दिखती, एथलीट्स में ज्यादा दिखती है S3 साउंड। ये कब हो रही है, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज में। और उसके बाद आ गया स्लो वेंट्रिकुलर पैसिव फिलिंग फेज। समझ में आ गया। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना है ग्राफ। अब इस ग्राफ को एक बार और समझा देता हूं मैं। अब इस ग्राफ को एक बार और समझ लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है फर्स्ट फेज में एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसकी वजह से वेंट्रिकल्स में ब्लड जाएगा, तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर भी इंक्रीज होगा। क्यों हो रहा है वेंट्रिकल्स का प्रेशर इंक्रीज, क्योंकि वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड जा रहा है तो ब्लड प्रेशर लगाएगा, तो उसकी वजह से वेंट्रिकल्स का प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो लाल वाला दिख रहा है आपको, लाल वाली लाइन, वो भी इंक्रीज हो रही है और एट्रिया का प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है साथ में। एट्रिया का प्रेशर ए वेव जो मैंने बताई थी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रही है, और ये वेंट्रिकल्स का प्रेशर है लाल वाला जो ब्लड की फिलिंग की वजह से इंक्रीज हो रहा है। अब उसके बाद आती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसके अंदर मैंने बताया था एट्रिया के अंदर एक वेव जनरेट होती है इस टाइम पे, वो कौन सी वेव होती है, सी वेव। ये क्यों हो रही है, क्योंकि जब ये ब्लड प्रेशर लगाएगा वाल्व पे तो ये वाल्व बल्ज हो जाएगा किसमें, एट्रिया के अंदर, तो उसकी वजह से एक वेव जनरेट होती है, वो वेव होती है सी वेव। तो सी वेव जनरेट हो रही है किसमें, एट्रिया के अंदर। अब जब लंग्स के थ्रू ब्लड आ रहा है एट्रिया के अंदर, अब ये वाल्व क्लोज हो गया, कब, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में S1 साउंड प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से ये वाल्व क्लोज हो जाता है। अब जब ये वाल्व क्लोज हो गया तो एट्रिया के अंदर ब्लड आ रहा है लंग्स से, वो भरता जाएगा, टैंक के जैसे ब्लड को भरता रहेगा एट्रिया, तो उसकी वजह से पैसिव फिलिंग होती रहेगी वेंट्रिकल्स की। अब ब्लड की वजह से प्रेशर जनरेट होगा एट्रिया के अंदर, तो वो वेव कौन सी होगी, वी वेव। समझ, जब तक ये वाल्व खुलेगा नहीं, जब तक ये प्रेशर वेव डिक्रीज नहीं होगी, ये बढ़ता जाएगा।
जैसे ये वाल्व खुलेगा फिर ये डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज क्यों हो रही है? अब ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? वेंट्रिकल्स में। तो अब इसमें प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो ये प्रेशर वेव भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये कब होता है? रेपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज में ये प्रेशर वेव डिक्रीज हो जाती है। कौन सी वेव? वी वेव डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो रही है? क्योंकि एट्रिया का ब्लड अब वेंट्रिकल्स में चल गया, तो ब्लड प्रेशर नहीं लगा रहा एट्रिया में, तो ये वेव डिक्रीज हो गई। अब ये थर्ड फेज के अंदर क्या हो रहा है? रेपिड इजेक्शन फेज के अंदर, इसके अंदर क्या हो रहा है? एट्रिया बहुत तगड़े तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसकी वजह से उनका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। कितना? अयोटा के प्रेशर से इंक्रीज हो जाएगा। अयोटा के प्रेशर से इंक्रीज हो गया तो ये अयोटिक वाल्व खुल जाएगा, और अयोटिक वाल्व खुलते ही ब्लड इजेक्ट कर जाएगा रेपिडली। तो ब्लड इजेक्ट कर रहा है रेपिडली, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? वेंट्रिकल्स का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और साथ में अयोटा का प्रेशर भी। ये जो ग्रीन वाली लाइन है अयोटिक प्रेशर को डिनोट कर रही है, तो अयोटा का प्रेशर भी डिक्रीज इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो ब्लड जाएगा अयोटा में वो भी प्रेशर लगाएगा अयोटा में, तो अयोटा का प्रेशर भी 80 से 120 हो जाएगा। वेंट्रिकल्स के साथ साथ ये भी इंक्रीज होएगा। अब स्लो इजेक्शन फेज में क्या होता है? वेंट्रिकल्स धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करना कम कर देते हैं, तो अब प्रेशर डिक्रीज होने लग जाएगा वेंट्रिकल्स में। तो साथ में किसमें डिक्रीज होने लग जाएगा? अयोटा में भी डिक्रीज होने लग जाएगा। लेकिन अयोटा में प्रेशर कितना रहेगा? मिनिमम 80 mm तो रहेगा, तो ये 80 mm तक चला जाएगा, उससे कम नहीं होगा, क्योंकि इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है अयोटा की। लेकिन फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज में क्या होगा? वेंट्रिकल्स रिलैक्स करने लग जाएंगे, तो प्रेशर और कम होता जाएगा और कम होता जाएगा, और कितना हो जाएगा? 5 से 4 mmHg। तो ये ग्राफ याद कर लो आप, या समझ में तो आ ही गया होगा, आप इतना समझा दिया। तो ये ग्राफ बनाना होता है एग्जाम में, ठीक है ना? तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है कार्डियक साइकिल का। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल।